साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम जो वीडियो लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं वो है पद परिचय। इसके पहले हम पद परिचय का एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम पदों का पद परिचय बताया है। आज हम आपको विशेषण, क्रिया और अव्यय पदों का पद परिचय बताएंगे। ये टॉपिक प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही कक्षा 10 NCERT CBSE जो एग्ज़ाम लेती है उसमें कोर्स 1 के छात्रों से ये प्रश्न पूछा जाता है और उनमें ये 4 नंबर का आता है। तो आइए हम ये पाठ यहाँ से शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा रिकॉल करेंगे क्रिया का, विशेषण का और अव्यय का, क्योंकि मेरा मानना है कि एक छोटे से रिकॉल के आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी, फिर आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले क्रिया क्या है? क्रिया वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। आप पद परिचय में क्रिया को सिर्फ आपको बताना होता है कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो हम देखते हैं कि क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है। कर्म नहीं होता है का मतलब क्या है कि जो क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का अगर कर्म नहीं होगा तो क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है। जैसे राम सोता है तो सोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? राम पर पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। तो ये क्या हुआ? अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया होता है जब क्रिया का कर्म होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो आपको क्रिया में बताना होगा कि क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। सीधा सा है कि अगर क्रिया का कर्म है तो सकर्मक और क्रिया का कर्म नहीं है तो अकर्मक। विशेषण देखते हैं। विशेषण क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे हम कहें कि राम सुंदर बालक है तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। लेकिन राम क्या हो गया? विशेष्य। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहेंगे। और ये क्या है? जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक यानी उनका गुण बताया जाता है, लंबा, छोटा, पतला, मोटा, ना, अच्छा, बुरा, गुण बताया जाता है। परिमाण यानी उनकी मात्रा बताई जाती है। नाप तौल का बोध जिससे होता है वो क्या है? परिमाण है। यानी कोई संख्या नापी जाए या तौली जाए तो वो परिमाण बोधक। संख्यावाचक जिसको काउंट किया जाए उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। ये अलग बात है कि इसमें क्या निश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक होगा, लेकिन आपको यहाँ नहीं बताना है। निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, ये आपको यहाँ नहीं बताना है। बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं कि जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करे तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम विशेषण का काम कैसे करते हैं। जैसे हम कहें कि कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आके उसकी विशेषता बताए तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें आपसे कि यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है, तो ये लड़के के ये है सर्वनाम, लेकिन क्या है? लड़के संज्ञा के पहले आया है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बता रहा है तो वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। आगे देखते हैं अव्यय। अव्यय क्या होते हैं कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी लिंग के आधार पर उन पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और वचन के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, कारक के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, पुरुष के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, काल के आधार पे यानी समय के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे अव्यय कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अव्यय का जब पद परिचय बताते हैं तो हम जो है लिंग और वचन नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि लिंग और वचन के आधार पे अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है। लिंग और वचन हम कहाँ तक बताएंगे? हम संज्ञा का पद परिचय बताएंगे तो लिंग और वचन बताएंगे। हम सर्वनाम का पद परिचय बताएंगे तो लिंग और वचन बताएंगे। क्रिया में लिंग और वचन बताएंगे। विशेषण में लिंग और वचन बताएंगे। लेकिन अव्यय में हम क्या करते हैं? लिंग और वचन नहीं बताते। क्यों? क्योंकि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम इन सब की बात नहीं करते पद परिचय में। देखिए ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक, एक होता है समुच्चय
समुच्चय बोधक, एक होता है विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण क्या है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। स्थान की विशेषता बताए तो स्थानवाचक, समय की विशेषता बताए तो कालवाचक, और जिस तरीके से क्रिया हो रही उस तरीके के बारे में बताए, विधि के बारे में बताए तो रीतिवाचक, और जब क्रिया की मात्रा बता दे तो परिमाणवाचक। और अगर हम कहें कि कैसे पता चलेगा कि स्थानवाचक है, तो क्रिया के साथ आप कहाँ लगा दीजिए ना, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो गया? स्थानवाचक। काल यानी समय, आप क्रिया के साथ कब लगा दीजिए तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो कालवाचक होगा, समय होगा। और कैसे अगर हम क्रिया के साथ लगा दें तो हमें रीति पता चल जाती है, उसका तरीका पता चल जाता है। और अगर हम कितना लगा दें तो हमें परिमाण पता चल जाता है। संबंध बोधक क्या है? कि संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? संबंध बोधक संज्ञा और सर्वनाम से जुड़कर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। ये बहुत तरीके के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, स्थान साधनवाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक। मतलब आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा सर्वनाम से जुड़ के वो क्या है, दूसरे शब्दों के साथ संबंध जब बताया जाए तो वो संबंध बोधक हो गया। समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय बोधक क्या करते हैं? ये किन्हीं 2 शब्दों को जोड़ते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तो वो समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय क्या कहलाते हैं? कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, और एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ते हैं, एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश को जोड़ते हैं, तो समुच्चय बोधक होते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है? कि समुच्चय बोधक ये तथा, या, लेकिन, अतः, ये सारे जो होते हैं ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। अब व्याधिकरण क्या होता है? ये क्योंकि, कि, ताकि, तथापि, ये सारे शब्द हो गए तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक होंगे। अब देखिए पद परिचय में आप बताते क्या हैं? संज्ञा सर्वनाम के बारे में आपको हम बता चुके हैं। विशेषण के बारे में क्या? विशेषण में बताएंगे विशेषण का भेद, यानी कौन सा विशेषण है। विशेषण तो लिखेंगे ही पहले, फिर लिखेंगे कौन सा विशेषण है। फिर विशेषण का जो है लिंग क्या है, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वचन क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, और विशेष से क्या है, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है। तो आपको विशेषण के पद परिचय में इतनी चीज़ें बतानी होंगी कि उसका भेद, उसका लिंग, उसका वचन, और वो किसकी विशेषता बता रहा है ये बताना होगा। जब हम क्रिया का पद परिचय बताएंगे तो हम क्या बताएंगे कि वो क्रिया कर्मक है कि सकर्मक है, ये बताएंगे। और वो जो वाक्य है वो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो वाच्य का भी हम वीडियो एक बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप इसे देख पाएंगे। और इसके अलावा वाक्य भी कौन सा है, वाक्य के भी प्रकार। अर्थ के आधार पे 8 वाक्य होते हैं और रचना के आधार पे 3 वाक्य होते हैं। दोनों अर्थ के आधार पे वाक्य, उसका भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, रचना के आधार पे वाक्य, उसका भी एक वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा लिंग आपको जो है बताना होगा, क्रिया वचन बताना होगा, और वो क्या है, कर्ता है, कर्म है, ये बताना होगा। ठीक है। क्रिया विशेषण में क्या बताना होगा आपको? क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण का भेद, कौन सा क्रिया विशेषण है? 4 प्रकार के क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, क्या है, और क्या है उसका संबंध क्या है। ठीक है, क्रिया से उसका संबंध क्या है। और इसके अलावा देखिए आगे संबंध बोधक में क्या बताना होगा कि उसका भेद मतलब कौन सा संबंध बोधक है। तो संबंध बोधक लिख देने से ही काम चल जाएगा। बहुत सारे भेद हैं, आप नहीं बताइएगा तब भी चलेगा। और इसके अलावा क्या है कि किसका संबंध किससे बताता है, ये आपको लिख देना है। समुच्चय बोधक में आपको क्या बताना है कि भेद क्या है, तो वो समानाधिकरण है कि व्याधिकरण है, ये बता देना है। और इसके अलावा कि वो कौन कौन से शब्दों, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ता है, ये बताना है। कौन कौन से वाक्यांश वाक्य को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक क्या होता है? वे शब्द होते हैं जो अव्यय होते हैं, जो हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, इन सब के भाव को प्रकट करते हैं। आपको ये चिन्ह मिल जाएगा विस्मयादि बोधक का, आप आसानी से पता कर पाएंगे। तो ये टोटल एक परिचय था आपका, रिकैप कि आपको याद हो गया होगा, अब आप आसानी से बता पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पहला वह, आप वह देखिए, तो वह क्या है?
आप वैसे कहेंगे, आप इसे पहचान पाएँ तो ये क्या है, संज्ञा के पहले आया है। वह तो ऐसे है सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। वीडियो बना चुका है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। वह क्या है, सर्वनाम है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, सर्वनाम ये संज्ञा के पहले आया है। संज्ञा के पहले जब सर्वनाम आकर के संज्ञा के विषय में कुछ बताए तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा वह। अब सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब इसके बाद ये पता हो गया कि विशेषण, ये विशेषण है, कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। तो पहले विशेषण लिख लीजिए, विशेषण के बाद क्या लिख देंगे कि सार्वनामिक विशेषण है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। तो पता है कि एक वचन है, एक वह एक वचन है ना, एक की बात हो रही है। इसके अलावा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो पता हो गया कि वो पुल्लिंग है। कहीं बुद्धिमानी तो नहीं लिखा है, बुद्धिमान ही लिखा है, तो क्या है, पुल्लिंग है। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पता हो गया आपको, विशेषण पता हो गया आपको। क्या पता हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है, और किसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेष्य कौन है, छात्र। तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्या है, विशेष्य है। तो ये हो गया इसका पद परिचय, किसके, वह का पद परिचय हो गया कि विशेषण है, कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण है। एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और ये किसका विशेष है, किसकी विशेषता बता रहा है, छात्र की। तो छात्र क्या हो गया, विशेष हो गया। आपको अच्छे ढंग से आ गया होगा। छात्र हम बता चुके हैं संज्ञा की, फिर भी आप देख लीजिए छात्र क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, साथ में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। कौन सा वचन है, एक वचन है, और साथ में क्या है, ये कर्ता कारक है। क्या है, कर्ता कारक है। तो आप आराम से, ये चूंकि हम बता चुके हैं, फिर भी हमने यहाँ आया तो हमने आपको बता दिया कि वह छात्र के बारे में कि क्या है, ये छात्र संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, हमने बताया जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। कौन सा वचन है, एक वचन है। और साथ ही साथ क्या बताया कि ये किसका काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है। तो ये क्या है, कर्ता कारक है। अब आगे देखेंगे कि बहुत, बहुत, ये यहाँ पे एक शब्द आया है बहुत। तो बहुत क्या है, बहुत देखिए, बहुत विशेषण है। क्या है, विशेषण है। क्या है, बहुत विशेषण है। अब विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, आप देखेंगे कि विशेषण में आप देखिए कि कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है। तो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। बहुत परिमाणवाचक विशेषण हुआ। तो अब क्या है, बहुत बुद्धिमान है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। अब ये देखिए, बुद्धिमान खुद एक विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो आप जानते हैं कि कोई शब्द ना जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, बुद्धिमान, एक शब्द और आया है। तो बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान भी विशेषता बता रहा है। तो बुद्धिमान क्या है, विशेषण है, विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। भाई गुण ही तो बता रहा है, बुद्धिमान है, मूर्ख है, ये सब किस में आएगा, गुणवाचक में आएगा। तो गुणवाचक है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। और इसके अलावा क्या पूछ लेगा, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग है। अब किसकी विशेषता बता रहा है, छात्र की विशेषता बता रहा है। तो विशेष से क्या हो गया, छात्र। तो छात्र क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें बतानी है कि विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, सारा विशेषण ना, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, इसका विशेष्य क्या है। ठीक है, ये आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं, जितनी भी किताब मिले आप पढ़ते जाइए। अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ दूसरा देख लेंगे। दूसरा वाले में पहला शब्द क्या है, मैं है ना, बता चुका हूँ सर्वनाम, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि मैं क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है ना,
पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कौन सा है? मैं हम किस में आता है? मैं हम आता है उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मैं क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है, सर्वनाम के साथ कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में कौन सा है? उत्तम पुरुष है। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष है। अब इसके बाद क्या हो गया? एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है। और साथ में क्या है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है? कर्ता कारक है। अब आगे देखिए, अगला शब्द है उससे ना। उससे भी क्या है? ये भी सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक भी ही है ना। क्या है? पुरुषवाचक है। और ये क्या है? अन्य पुरुष में आएगा। किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। और कौन सा लिंग है ना? पुल्लिंग है। ठीक है। और पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है ये। और साथ ही साथ ये क्या है कि कौन सा वचन है? एक वचन है। ठीक है। और तो ये हो गया ना, सर्वनाम हो गया और पुरुषवाचक हो गया और ये अन्य पुरुष हो गया, एक वचन है ना, और पुल्लिंग है। ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, अगला शब्द है लखनऊ। ये भी जो है हम आपको बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा के साथ क्या है? कौन सा कारक आएगा? तो ये अधिकरण कारक है। जितना भी स्थान का होगा, स्थान क्या बताता है? अधिकरण कारक बताता है। और क्या बताएगा? इसमें क्या है? ये एक वचन है, एक वचन है। ठीक है। और ये क्या है? ये इतना समझ में आ गया होगा। तो आपको बता दिया हमने, क्या हमने बताया कि क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? और उसके बाद हमने बताया आपको कि लिंग बता दिया कि पुल्लिंग है। कौन सा वचन है? एक वचन है। और ये क्या हो गया? कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ जो अब हमको आपको बतानी है, वो एक शब्द है इसमें, मिला था। क्या था? मिला था। मिला था के बारे में आपको बताना है कि मिला था कौन, ये क्या है? मिलन, मिलना क्या है? क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है? ये अकर्मक है कि सकर्मक है? लखनऊ में मिला था, यानी ये क्या हो गया? ये लखनऊ में मिला था, कौन सी क्रिया हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। अब इसके बाद क्या हो गया कि एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, एक वचन है। इसके साथ क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? ये पुल्लिंग है। ठीक है। तो आपको मिल गया क्रिया, और कौन सी क्रिया है? वचन, और कौन सा लिंग है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। तो मैं उससे मिला क्रिया के साथ वाक्य भी बताना है, तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। मैं उससे लखनऊ में मिला था, कर्तृवाच्य हो गया। तो यहाँ आप इसको कर्तृवाच्य भी लिख सकते हैं, कर्तृवाच्य। ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तो आप जितना अच्छा आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तैयार रहेगा, पुरुष और लिंग जितना अच्छा तैयार रहेगा, उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। आगे आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा फिर हो गया ये हम क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है ना। कितना है? एक वचन है कि बहुवचन है? तो हम किस में आता है? बहुवचन में आता है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है। और कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। आगे देखिए, ये धीरे धीरे, तो संज्ञा सर्वनाम हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में कौन सा है? ये क्रिया की विधि या तरीका बता रहा है। तो कौन सा है? रीतिवाचक है। क्या है? रीतिवाचक है। तो क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है। और आप जानते हैं कि जब अव्यय होंगे तो ना आपको लिंग बताना है ना वचन बताना है। क्या बताना है? ना लिंग बताना है ना वचन बताता है। लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है? चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो चलते क्रिया, चलते हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये आपको लिख देना है।
ठीक है। तो जब भी अव्यय बताएंगे तो आपको लिंग वचन नहीं बताना है, आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा अव्यय है, और अगर भेद पता है तो भेद आपको बताना है। साथ ही आपको क्या बताना है कि वो किससे संबंधित है। आगे देखते हैं, ये थर्ड हो गया। आगे चलते हैं चौथा वाला, फोर्थ वाला। ये क्या है? आहा ना। आहा आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल गया तो सीधे सीधे ये कौन सा अव्यय हो गया? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। क्या हो गया? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय मिल गया ये। अब विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। अब ये कौन सा है? आहा, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं तो क्या बता रहा है? प्रसन्नता बता रहा है, तो हर्ष बोधक कह सकते हैं आपको। अगर दुखी वाला है ना तो आप उसके लिए मेंशन कर सकते हैं। अगर आशीर्वाद या आशा निराशा वाला है तो उसके लिए मेंशन कर सकते हैं। जो भी जिस भी तरह का विस्मयादि बोधक होगा हो जाएगा। बगीचा, बगीचा आप जानते हैं क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, ठीक है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आइए देखिए, सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषता बता रहा है तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण है ना। सुंदर क्या है? विशेषण है। विशेषण के साथ कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है तो आप कह सकते हैं सुंदर फूल खिले हैं ना, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया ना। और इसके साथ क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? फूल हो गया, इसका विशेष्य हो गया। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ना, कौन सा बचा? फूल। फूल जानते हैं आप क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक है ना। खिले हैं इसलिए बहुवचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। और क्या है ना, खिलने का काम फूल कर रहे हैं तो कर्ता कारक हो गया है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ रह गई है, खिले हैं, खिलना। तो खिलने की क्रिया देख लेते हैं। तो खिला है ना, तो कौन सी, ये क्या हो गया? क्रिया। अब कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जिस क्रिया का कर्म नहीं हो वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया हो गई। इसके साथ ही क्या है? अब एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। आप ये बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे देखें, लास्ट वाले में आइए। हम का पहले बता चुके हैं। विद्यालय। विद्यालय क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के साथ अब हम देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। कौन सा कारक है? स्थान की बात कर रहा है तो अधिकरण कारक है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें जो एक चीज़ बतानी है आपको वो है क्या है? परंतु। क्या है? परंतु। तो परंतु के बारे में आपको बताना है। परंतु क्या है? ये विद्यालय में गए, वहाँ पढ़ाई नहीं की। पढ़ी नहीं, पढ़ाई होता है। पढ़ाई नहीं की, तो यहाँ पे क्या हो गया? परंतु। परंतु हो गया समुच्चय बोधक। क्या हो गया? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक हो गया तो पूछेंगे कि समुच्चय बोधक में परंतु क्या है? परंतु व्याधिकरण है। क्या है? परंतु व्याधिकरण हो गया। तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और समुच्चय बोधक में क्या है? व्याधिकरण, ठीक है। क्या है? व्याधिकरण है। तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक और क्या हो गया? व्याधिकरण। बस इतनी चीज़ें लिख देंगे। आप चाहे तो ये भी लिख दीजिए कि ये दो वाक्यांश है, इन दो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ता है। तो कुल मिलाकर के आपको करना क्या है कि आपका कमांड इस पे होना चाहिए। जब आपका कमांड इस पोर्शन पे होगा तो यानी आपको हर चीज़ बेहतरीन तरीके से आएगी, तो फिर यहाँ आपको दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं कि अभ्यास ही किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। और अगर आप जितना एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ये ऐसा है कि अगर केवल आप रोज़ एक पद या दो पद का भी पद परिचय आप लिखेंगे तो अपने एग्ज़ाम में आपसे कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा
प्रयास पसंद लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्याकरण के आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 50 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे, वो आपके काम के होंगे और आगे हम इस तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।